दोस्तों नमस्कार। चुनाव जीतने का हुनर आपको आना चाहिए और यह हुनर मौजूदा मोदी सरकार के हाथों में है, क्योंकि इस देश में कहां पर चुनाव कैसे होंगे, उन चुनाव की तारीख क्या होगी, उन चुनाव के आसरे आने वाले वक्त में कैसे बिसात राजनीतिक तौर पर बिछाई जा सकती हो, यह भूमिका अगर राजनीतिक सत्ता अपनाने लगे तो एक सवाल हर जहन में उठेगा, तब चुनाव आयोग की भूमिका है क्या? क्या वो वाकई इस दौर में केंद्र सरकार की राजनीति के अनुकूल खड़ी है, या केंद्र में जिस पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता है उसके हिसाब से ही इस देश में चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है? क्योंकि सामान्य तौर पर चुनाव आयोग के पास यह ताकत है कि किसी भी राज्य में अगर 6 महीने तक का वक्त उससे कम का बचा हुआ हो और किसी दूसरे राज्य में चुनाव हो रहे हो तो फिर वह उन राज्यों में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। और आज यही हुआ, और आज यह नहीं हुआ। हुआ यह कि 3 नवंबर की तारीख हरियाणा की है। जम्मू कश्मीर को लेकर 30 सितंबर किसी भी हाल में चुनाव का ऐलान हो जाना चाहिए, इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में किया। तो जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा के चुनाव की तारीखों का ऐलान आज कर दिया गया, क्योंकि वहां पर 3 नवंबर तक नई सरकार बन जानी है। लेकिन 26 नवंबर तक महाराष्ट्र में भी सरकार बननी है, और एक ही महीने में दो दो राज्यों की तारीख नई सत्ता को लेकर सामने आ चुकी हो, उसके बावजूद भी हरियाणा में चुनाव होंगे लेकिन महाराष्ट्र में नहीं होंगे। यानी जिस देश में लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री एक देश और एक चुनाव का ऐलान यह कहकर करते हो कि देखिए यह देश पूरे तरीके से चुनाव में ही उलझा रह जाता है, और अगले ही दिन चुनाव आयोग जिन तारीखों का ऐलान करता है उन तारीखों के साथ यह बात सामने आ जाती है कि असल में अब हरियाणा के चुनाव रिजल्ट जिस दिन आएंगे उसके 24 घंटे के भीतर या 24 घंटे पहले महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान हर हाल में चुनाव आयोग को करना होगा। और महत्वपूर्ण तो यह भी है कि इससे पहले के तमाम चुनाव हरियाणा और महाराष्ट्र के एक साथ हुए हैं, इसीलिए नवंबर की तारीख दोनों की है। लेकिन यह भी अद्भुत संयोग नहीं बल्कि अद्भुत बिसात है, और इस बिसात के पीछे कैसी कैसी चालें चली जाएंगी या चली जा रही है, आज आपको इसको समझना जरूरी है। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि चुनाव आयोग ने आज जब तारीखों का ऐलान किया तो कहा जम्मू कश्मीर में 18 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर यानी 3 फेज में वोटिंग होगी। 4 अक्टूबर को चुनाव की गिनती होगी यानी वोटों की गिनती होगी। और हरियाणा में एक ही फेज 1 अक्टूबर यानी जब आखिरी फेज जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा होगा उसी दिन हरियाणा में भी वोटिंग होगी और रिजल्ट 4 अक्टूबर को आ जाएगा। अब यहां पर सवाल है कि 4 अक्टूबर से 26 नवंबर जो कि महाराष्ट्र के भीतर नई सरकार बनने का वक्त है, इसमें ध्यान दीजिए तो 2 महीने नहीं 1.5 महीने का वक्त ही बचा होता है, और 1.5 महीने का मतलब होता है 45 दिन, और किसी भी हाल में 25 दिन आपको चुनाव प्रचार के लिए देने ही होते हैं, यह मिनिमम है। 45 दिन पहले दिए जाते थे लेकिन बात खिसकते खिसकते 25 दिन तक आ गई, और चुनाव आयोग इस दौर में यह भी इंडिकेट करने लगा है जरूरी नहीं है कि 25 दिन दिए जाए, आपको 20 और 15 दिन भी दिए जा सकते हैं। अगर उस लिहाज से भी समझें तो 4 अक्टूबर के तुरंत बाद महाराष्ट्र की चुनाव के तारीखों का ऐलान होना है। तो चुनाव आयोग इस बात से खुश है कि हर महीने वह चुनाव की तारीखों का ऐलान करे, और जो ताकत उसे संवैधानिक तौर पर 6 महीने के दायरे में आने वाले राज्यों को चुनाव को एक साथ कराने की मिली है, वह इस दौर में किसी राजनीतिक दल, किसी राजनीतिक सत्ता के अनुकूल बिसात बिछाने से जा जुड़ी है। क्योंकि अगर आप 2019 के चुनाव को अगर आप परखें तो उस वक्त में, उस दिन में देखिए तो 27 सितंबर को नोटिफिकेशन आ गया था हरियाणा का भी और
महाराष्ट्र का भी, लेकिन 27 सितंबर को नोटिफिकेशन नहीं, इस बार 27 सितंबर को वोटिंग जम्मू कश्मीर में हो रही होगी। उस दौर में 4 अक्टूबर को एक लिहाज से कहें तो जो आखिरी रिजल्ट उस दौर में निकलकर सामने आना था वो 24 अक्टूबर का था। 4 अक्टूबर फाइलिंग डेट थी नॉमिनेशन की, और नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख 5 अक्टूबर थी, और 24 अक्टूबर को रिजल्ट आना था। इस बार 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, यानी 20 दिन पहले हरियाणा का चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन 20 दिनों के भीतर ही महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अब आप सोचिए कि चुनाव आयोग की भूमिका पर जिक्र हो, या इस दौर में जो विपक्ष लगातार कहता है कि चुनाव आयोग ने अपना पूरा काम मौजूदा बीजेपी की राजनीतिक सत्ता की राजनीति के अनुकूल चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ खुद को जोड़ दिया है, और ये हालात क्यों हो चले हैं, तो एक एक पन्नों को हम आज आपके सामने रख देते हैं। और यह इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव आयोग की पारदर्शी भूमिका इस दौर में बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जब तारीखों का ऐलान चुनाव आयुक्त ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया, तो सुनिए जरा। Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5, and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October, and everything would be over, bind up on 6th of October. चुनाव आयोग चाहता तो महाराष्ट्र की चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता था, और ऐसा भी नहीं है कि हरियाणा में किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है और महाराष्ट्र में किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, ऐसा भी नहीं है। बीजेपी की सत्ता दोनों जगहों पर मौजूद है। दोनों राज्यों ने इलेक्शन कमीशन से नहीं कहा था कि आप चुनाव करा लीजिए, और हरियाणा की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया क्योंकि उसके पास ताकत है। लेकिन महाराष्ट्र की चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया, जो लगभग 22-23 दिनों के अंतर के बाद होना है। तो सवाल महीने भर का भी नहीं है, सिर्फ 23 दिनों के अंतर का है हरियाणा की नई विधानसभा और महाराष्ट्र की नई विधानसभा को लेकर। आज ही जम्मू कश्मीर की तारीखों का ऐलान हुआ। जाहिर है जम्मू कश्मीर की तारीखों के ऐलान का मतलब अब वहां पर 10 बरस के बाद वोटिंग होगी। जो धारा 370 और 35A हटाई गई, शायद केंद्र सरकार की इस परीक्षा की घड़ी में अब बड़ी भूमिका वहां की क्षेत्रीय पार्टियों की है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और पीडीपी है। और इन परिस्थितियों के बीच केंद्र सरकार जो अभी तक दिल्ली से जम्मू कश्मीर की सत्ता को चला रही थी, और वहां के राज्यपाल के जरिए जो मनोज सिन्हा वहां पर हैं, और इस ऐलान से तकरीबन 3 घंटे पहले 200 अधिकारियों के तबादले भी इधर से उधर हो गए। यानी सब कुछ अनुकूल कराने के लिए राज्य सरकार की भूमिका नहीं, बल्कि केंद्र ने अपने तौर पर चुनाव शांतिपूर्ण कैसे हो, अधिकारियों के तबादले कर दिए। तमाम जिलों के जो एसपी और कलेक्टर थे उनमें हेर फेर फेंट दिया गया। हरियाणा के भीतर भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो एक लिहाज से नोटिफिकेशन हो गया, और इसका मतलब बहुत साफ है कि अब वहां पर कोई बड़ा पॉलिटिकल निर्णय नहीं लिया जा सकता है। और इन परिस्थिति के बीच जब हम आपसे 2019 का जिक्र कर रहे थे, तो एक सवाल हर जहन में होना चाहिए कि चुनाव आयोग की भूमिका इस दौर में चुनाव की तारीखों में भी किसी राजनीतिक सत्ता के अनुकूल परिस्थितियों से क्यों जुड़ गई है। महाराष्ट्र का चुनाव और हरियाणा का चुनाव एक साथ देखिए, पहले महाराष्ट्र और हरियाणा एक साथ हुए थे। 3 नवंबर हरियाणा की डेट है तो 26 नवंबर महाराष्ट्र की डेट है, राइट। उस समय में J&K वाज ए नॉट ए फैक्टर, सो वन कुड हैव गॉन लिटिल लेटर। दिस टाइम देयर आर 4 elections in this year and 5th election just immediately after this, that is to start with J&K, Haryana, Maharashtra, Jharkhand and Delhi. So depending on the forces, requirement of forces, which is
as I said, with a higher tone in J&K. हमने दो चुनाव को एक साथ करने का निर्णय लिया और फिर ऐसा नहीं कर सकते कि जब J&K अनाउंस करें और J&K चल रहा हो तो उसके बीच में दूसरा अनाउंस करें। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगहों पर बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। यह लोकसभा चुनाव के परिणामों में भी नजर खुलकर आ गया। तो क्या इस दौर में महाराष्ट्र के लिए बिल्कुल नई बिसात बिछाने की सोच दिल्ली की सत्ता ने सोच रखी है और बिसात बिछाने की शुरुआत कर दी है? क्योंकि ध्यान दीजिए, मुंबई के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी जो चुनाव 2023 के फरवरी मार्च में होने थे आज तक हुए नहीं हैं, क्योंकि लगातार यह मैसेज आते रह गया कि वहां पर बीजेपी चुनाव जीत नहीं सकती है। तो जहां चुनाव जीत नहीं सकते हैं तो फिर उसको ताक पर रख दीजिए और टालते चले जाइए, जिससे यह मैसेज निकल कर ना आए कि आपको चुनाव वहां कराना है और करा के आप चुनाव हार गए। यह परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। तो इसी वजह से क्या महाराष्ट्र के भीतर जो नई बिसात बीजेपी बिछा रही है, उस बिसात के दायरे में पहली बार ट्रांसफर पोस्टिंग है, पहली बार कॉरपोरेट को साथ लेने और साथ लाकर खड़े करने की स्थितियों के लिए वक्त चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में राजनीतिक सत्ता पलट जाएगी, यह लोकसभा चुनाव के परिणामों ने बतला दिया। और इन सब के बीच खास तौर पर जो 2 दशकों से ज्यादा वक्त से शिवसेना और बीजेपी का साथ चला आ रहा था और इस कॉकटेल को तोड़ पाने में कभी कांग्रेस और एनसीपी सफल हो नहीं पाई। इसलिए नहीं सफल हो पाई क्योंकि दोनों का वोट बैंक जब जुड़ता था तो वह 50% तक पहुंच जाता या उसको पार कर देता था। पहली बार शिवसेना को दिल्ली ने तोड़ा, पहली बार एनसीपी को दिल्ली ने तोड़ा, पहली बार सुप्रीम कोर्ट को राज्यपाल की भूमिका जो महाराष्ट्र की थी उसको गैर कानूनी असंवैधानिक करार देना पड़ गया। लेकिन बावजूद इसके सत्ता एमवीए के पास लौट नहीं आई। लेकिन इसको परखने से पहले महाराष्ट्र की राजनीति के उस 5 बरस पुराने किस्से में लौट जाइए, जब 24 अक्टूबर को रिजल्ट आया, 23 नवंबर को यानी 29वें दिन देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली 2019 23 नवंबर को। 26 नवंबर को इस्तीफा दोनों ने दे दिया। 28 नवंबर को महाविकास अघाड़ी यानी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर सत्ता बनाई। 29 जून को वहां पर 2022 में उद्धव को रिजाइन करना पड़ा और उसके बाद एकनाथ शिंदे की सरकार बन गई। यह दिखलाता है कि नवंबर के महीने में 2019 में मुख्यमंत्री बना, इस्तीफा दिया, फिर नया मुख्यमंत्री बना और उस नए मुख्यमंत्री को भी 3 साल से आगे चलने नहीं दिया गया। यानी राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र कितना महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए है, यह एक मैसेज है। और अगर महाराष्ट्र बीजेपी के हाथ से निकल गया तो फिर आप कल्पना कीजिए, महाराष्ट्र नहीं, कर्नाटक नहीं, तमिलनाडु नहीं, तेलंगाना नहीं, केरल नहीं और उस पूरे के पूरे हिस्से में सिर्फ एक गुजरात बचकर खड़ा हो जाएगा, जिसको लेकर राहुल गांधी चिता रहे हैं कि इस बार आपको वहां भी हरा देंगे।